Good afternoon, everyone. Welcome to IAS Prerequisite UPSC न्यूज़ एक्सप्रेस। आज डेट है 18 फरवरी 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस से कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशंस। सबसे पहले पेज नंबर 8 पे इलेक्शन कमीशन या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रिए से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इट टॉक्स अबाउट दैट हाउ ईसी डिसाइडेड इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड ऑन हु द रियल शिवसेना इज़। अब हमें इस आर्टिकल में पॉलिटिकल गॉसिप से बचना है। हमारे लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो साइंस और सिंबल्स हैं ये कब कैसे किसको दिए जाते हैं, तो ईसी कैसे डिसाइड करता है उसको। तो उस नज़रिए से देखें तो ईसी कंसिडर्ड एंड एनालाइज्ड 3 टेस्ट मेंशन्ड इन द सादिक अली केस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है कुछ, एक केस है सादिक अली केस, उसमें 3 टेस्ट का जिक्र है जिससे इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी या कौन से फैक्शन को ओरिजिनल पार्टी सिंबल या फिर नेम दिया जाए। वो 3 टेस्ट क्या हैं? टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, देन सेकेंड इज टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड इज टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। तो पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। हर पार्टी का एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसमें वो चेक करते हैं कि क्या उनके एम्स हैं, क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से अब जो फैक्शन बना है उसके एम्स कितने बदल गए हैं या कितने क्लोज हैं। अब टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, देन टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी जो एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, वो किस फैक्शन के साथ हैं। ये 3 टेस्टों में जो भी आगे नज़र आता है पार्टी जो है फैक्शन, उसको जो ओरिजिनल सिंबल है, ओरिजिनल नेम है, वो दिया जाता है। तो इस पूरी गॉसिप में हमारा मेन काम सिर्फ यही है जो कि हम प्रीलिम्स में या फिर मेंस में यूज़ कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 13 में लॉज इन न्यूज़ के नज़रिए से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट। किसने किससे क्या शादी करी वो उस गॉसिप में नहीं जाना है हमें। हमें समझना है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये कैसे अलग है, किससे, हिंदू मैरिज एक्ट से और मुस्लिम मैरिज एक्ट से। हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट रिलीजियस एक्ट्स हैं, मतलब कि जो उसमें कोड्स और कंडक्ट दिए गए हैं वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नज़रिए से दिए गए हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर लॉ को या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को ही अपना मूल मानता है या फिर रूट मानता है। तो क्या है उसमें? द स्पेशल मैरिज एक्ट enables मैरिज बिटवीन इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल्स विदाउट either of them having to give up their religious identity or converting, unlike HMA और MMA। हिंदू मुस्लिम एक्ट और मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये है कि जो भी स्पाउस है उसको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा जब भी उसकी जो मैरिज है वो सोलेमाइज्ड होगी। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो ये हम प्रीलिम्स में किसी स्टेटमेंट में देख सकते हैं जहां हमें कंफ्यूज किया जाए। देन एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस एक्ट में भी मैरिज की एज जो है वो 21 फॉर मेन है और 18 फॉर वुमेन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है हमें। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल है लर्निंग इन एन एआई वर्ल्ड, पेज नंबर 14 पे टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, इसको हम ज़्यादातर ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसे आया टेक्नोलॉजी बेस्ड या हाउ एजुकेशन का वर्ल्ड है जो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसमें हम इसके जो क्रक्स है उसको मेंशन कर सकते हैं या फिर एज अ केस स्टडी हम किसी आंसर में इसको लिख सकते हैं व्हेन राइटिंग अबाउट मीन्स, या फिर सोसाइटी के किसी हम हिस्से में लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन पे क्या असर हो रहा है। Then the author talks that the capability is judged not only by grades but also by skills demonstrated in complex situations। जो न्यू एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ सिर्फ हम ग्रेड्स की बात नहीं करते, पास फेल सिस्टम की बात नहीं करते, लेकिन जो कैपेबिलिटी है बच्चे की, कैपेबिलिटी है एक पर्सनैलिटी की, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर रहा है, उस तरीके से हमें देखना ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के साथ जब एजुकेशन को हम कोरिलेट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा?
सबसे पहले वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू मूव अक्रॉस डिसिप्लिन्स। हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरिटी या फिर एक ट्रांस डिसिप्लिनरिटी हमें लानी पड़ेगी। क्यों लानी पड़ेगी? क्योंकि ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कंपिटेंस इज द नीड ऑफ द आर। वाई इट इज़ द नीड ऑफ आर? बिकॉज वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। वन नीड्स टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड थॉरली, कंस्टेंटली शार्पिंग वंस कटिंग एज। तो मतलब कि हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज एक साथ होनी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी हमारी इसमें हेल्प करती है कि तुम एक टाइम पे मल्टीटास्किंग और मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ें कर पाएँ। तो ये फ्यूचर में ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की मदद से, एआई की मदद से एडुकेशन को और शार्पन करने की। देन सेकेंड नंबर पॉइंट इज़ दैट वी हैव टू लर्न टू ऐड वैल्यू टू मशीन इंटेलिजेंस। मशीन इंटेलिजेंस इज़ सुपीरियर बट वी मस्ट नॉट लेट इट बी सुपीरियर देन आवरसेल्व्स। ह्यूमन से उसको ज़्यादा ऊपर हमें नहीं महत्वता देनी चाहिए। हमें जो मशीन इंटेलिजेंस मिल रही है उसका यूटिलाइज करके हमें उसको और कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉब्लम्स को बेटर सॉल्विंग करने के लिए हमें उसमें ऐड ऑन लेना है, उसके अधीन नहीं होना है। हाउ इट कैन बी डन? वी हैव टू डेवलप डीपर इंसाइट्स एंड इनोवेट। द ब्लाइंड यूजेज ऑफ AI कुड बी डेंजरस। कैसे डेंजरस? अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम लगाया गया, जो कि वाइट्स को तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था लेकिन ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने लगा। तो इट इज़ अ ब्लाइंड यूजेज ऑफ AI विच टर्न्ड आउट टू बी डेंजरस एज इट एक्सपोज द रेसिज्म इन द कंट्री। तो मशीन लर्निंग की नॉलेज के साथ ह्यूमन नॉलेज का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड पॉइंट इज़ वी हैव टू लर्न टू कोलैबोरेट। वी हैव टू लर्न टू वर्क अलोन एज वेल एज इन द ग्रुप्स। इंडिविजुअलिज्म जो बढ़ रहा है ना, मटेरियलिज्म जो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना होगा। टेक्नोलॉजी के साथ हम अकेले लगे रहते हैं लेकिन हमें ग्रुप में काम करना भी बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस का ऑल्टरनेटिव नहीं है, नॉट इवन द मशीन इंटेलिजेंस। We have to creatively ideate, lead, and collaborate towards success. So, nobody is individual. Like in a globalized world, everybody's contribution is needed. इसी तरीके से एक ग्लोबलाइज्ड इंटेलिजेंस भी बनाना पड़ेगा ताकि सारे काम जल्दी से और सक्सेसफुल हो पाए। देन वी हैव टू रिमेन ह्यूमन। रिमेन ह्यूमन का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी हैज़ एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पीपल इनटू ऑटोमेटॉन्स विदाउट द विक्टिम बीइंग अवेयर। हम टेक्नोलॉजी के इतने अधीन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है कि कब हम एक ऑटोमेटिक रोबोट बन गए हैं। तो वो हमें उससे बचना पड़ेगा, ह्यूमन बनना पड़ेगा, ह्यूमन रहना पड़ेगा। वो कैसे होगा? हमें अपने पोटेंशियल एंड पावर पर ध्यान देना है, अपने हार्ट, हेड और इनर स्पिरिट को भी रिवाइटलाइज करना है, उसे भी जीवित रखना है ताकि हम मशीन्स के इतने अधीन ना हो जाएं कि हम अपनी इंडिविजुअलिज्म या फिर अपनी पर्सनैलिटी ही खो दें। अब the future of society is not so much dependent on whether machines will become human like, but it depends on whether humans will become machines. तो इस बात को समझिए आप, ये किसी ऐसे में इंट्रोडक्शन या फिर एक आर्गूमेंट बन सकता है या फिर किसी अपने मेंस के आंसर का एक कंक्लूजन बन सकता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वेदर मशीन्स विल बिकम ह्यूमन। ये इम्पोर्टेंट है कि क्या ह्यूमंस जो है वो मशीन बनते जा रहे हैं। तो इस पे हमें ध्यान देना है। तो ये एक आर्टिकल था जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। हम अपने एसेज में इसको कोट कर सकते हैं और इससे सीख भी सकते हैं जनरल लाइफ की कुछ चीज़ें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर।